सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्री कॉमर्स एकेडमी। क्या हाल चाल है क्लास 12। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वन शॉट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर अभी तक हमने डिस्कस करा है इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जितना भी उस वन शॉट सीरीज़ के अंदर आपको समझाया गया है, बस उतना ही कर लो, उससे ज़्यादा बाहर करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और उससे रिलेटेड जितनी भी नोट्स हैं वो आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जा करके ले लो वहाँ पर, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो साथ साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक का पीरियड, उससे रिलेटेड वन शॉट सीरीज़। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, उसको किस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाया जाए। तो गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी प्लानिंग करी है, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमी की तरफ चलेगी। तो सबसे पहले तो ये सवाल था कि हम कौन सी इकोनॉमी को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो कुछ बेसिक थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम सबको पता है इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी से रन करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। इंडिया जैसी वास्ट कंट्री के लिए ना कैपिटलिस्ट सूटेबल है, ना सोशलिस्ट सूटेबल है, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमी को ऑप्ट करा, मिक्स्ड इकोनॉमी को, जहाँ पर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। ये तो तुम्हारी बेसिक नॉलेज है। अब इस चैप्टर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करके जानी ही जानी है, जिससे आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी जो 40 मार्क्स की है वो 40 on 40 स्कोर हो जाए, ये हमारा टारगेट है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके अंदर पीसी महलानोबिस। पीसी महलानोबिस कौन है, तो पीसी महलानोबिस इज़ नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब किस तरीके से हम कंट्री को डेवलप की तरफ लेकर के चलेंगे, क्या करना पड़ेगा, तो उसका अगर आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर का नाम क्या है, पीसी महलानोबिस। ये आप लोगों का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। हो गया यहाँ पर हमारा 1 मार्कर रेडी। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग कमीशन बनाया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन बना, 1950 के अंदर, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से भी आप लोगों का एमसीक्यू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है, अब ये जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम चेंज हो गया है। अब उसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, नीति आयोग। क्या हो गया है, नीति आयोग। अब नीति आयोग का मतलब क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सब आप लोगों को एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये जो प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हुआ है नीति आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग जो है वो इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये सब आप लोगों के कौन से हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन है, पीसी महलानोबिस। प्लानिंग कमीशन कब आया, 1950 में। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने करा, नीति आयोग ने। कब रिप्लेस करा, 1 जनवरी 2015 में। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अभी जो प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग कमीशन ने आने के साथ ही 5 ईयर प्लान बनाया। 5 ईयर प्लान के कुछ गोल्स थे, वो कौन कौन से थे, वो गोल्स आपको पता होने चाहिए। 4 गोल्स हैं। फर्स्ट गोल की अगर हम बात करें तो वो किसके बारे में है, ग्रोथ। फर्स्ट गोल क्या है, ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो क्या बता रहा है, ग्रोथ हमें किस में करना है, जीडीपी को बढ़ाना है, ठीक है। जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज़ करना है। अब जीडीपी कैसे इंक्रीज़ होगी, जितना ज़्यादा हम हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ इन जीडीपी
करनी है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा। एंड जीडीपी जो है वो इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की कितनी डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमिकली, उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर अगर कोई है तो वो है क्या, जीडीपी। ठीक है, ये हो गया ग्रोथ से रिलेटेड। तो ग्रोथ इज ऑल रिलेटेड टू जीडीपी, हाउ टू इंक्रीज द जीडीपी, एंड वी ऑल नो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दूसरा गोल क्या है, हमें क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बिकॉज हम फर्स्ट चैप्टर में देख के आए हैं कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तो सेकेंड गोल इज मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पर से आपका सिंगल क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड भी आ सकता है, जहाँ पर आपको ये पूछा गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर का गोल है मॉडर्नाइजेशन, वो क्या समझा रहा है आप लोगों को। तो मॉडर्नाइजेशन क्या समझा रहा है हमें, उसके अंदर 2 पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ से भी अगर इंटरनल क्वेश्चन आ गया तो ये 2 मार्क्स का आपके लिए आ जाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन किसकी बात करता है, हमें क्या करना है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम सबको पता है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी जितनी ज़्यादा हम उसको अडेप्ट करेंगे, हम किस तरफ चलेंगे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ। तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी की बात हो रही है मतलब हम क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी में क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो सके। और दूसरा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए हम जितनी एडवांस मशीनरी यूज़ करेंगे उतना हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा। तो दिस इज़ रिलेटेड टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें क्या चेंज करना है, सोशल आउटलुक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन सोशल आउटलुक, कि जो वीमेंस का टैलेंट है उसको भी हमें वर्क प्लेस के ऊपर लेकर के आना है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना है। जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन्स टैलेंट को वर्क प्लेस पे लाने की बात हो रही है, तब होगा मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, सिर्फ एडवांस मशीनरी को यूज़ करके नहीं, साथ साथ हमारी जो सोच है उस सोच को भी बदल करके जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है उसको करके हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये 2 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं, और ये लिख लो, जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। नेक्स्ट गोल है हमारा सेल्फ रिलायंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट। इससे पहले हम जो है वो फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी है। हम अब उनको ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, जितना डिपेंडेंट रहेंगे उतना वो लोग हमारी कंट्री की हर पॉलिसीज़ के अंदर इंटरफेयर करेगा। तो सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना है। तो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन के अंदर मेक इन इंडिया, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन, हमारे खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करना है, फॉरेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट गोल है ये सेल्फ रिलायंट का। इसके ऊपर भी आपका ये 3 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन आपका आ ही सकता है, और आएगा ही, बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा गोल सेल्फ रिलायंट क्या कह रहा है। अब ये जो सरकार सेल्फ रिलायंट की बात कर रहा है ना, तो सेल्फ रिलायंट के पीछे, ये पॉलिसी लाने के पीछे सरकार का क्या एम था, पॉलिसी क्यों लेकर के आया वो सेल्फ रिलायंस की, यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन कनेक्टेड है। तो क्यों पॉलिसी लेकर के आया, बिकॉज हमें जो है वो रिड्यूस करना है फॉरेन डिपेंडेंसी को, और दूसरा हमें अवॉइड करना है फॉरेन इंटरफेरेंस को। देखो डिपेंडेंसी कम होगी ना तो उनका इंटरफेरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी कंट्री की हर पॉलिसी के अंदर वो जा कर के इंटरफेयर करेगा। तो हमें ये दोनों ही चीज़ नहीं चाहिए, इस वजह से सेल्फ रिलायंट की पॉलिसी आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एक्सप्लेन द पॉलिसी बिहाइंड सेल्फ रिलायंट। तो ये बहुत अच्छे से करके आप लोगों को जाना है। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट लिख सकते हो पॉलिसी के बारे में, टू रिड्यूस फॉरेन इंटरफेरेंस एंड टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। क्लियर है यहाँ पर। और अब नेक्स्ट हमारा जो गोल है वो है इक्विटी के बारे में। इक्विटी हम सबको पता है, इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
तो ये बात हो रही है नो डिस्क्रिमिनेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स, जो इंसान की बेसिक नीड्स हैं, फूड हो, क्लोथिंग हो, एजुकेशन हो, वो तो उनको मिलना ही चाहिए। इनकम इनइक्वालिटीज़ जो हो रही है, रिचर एंड पुअर सेक्शन के बीच में जो भी हमारा गैप देखने को मिल रहा है, उसको क्या करना है, कम करना है, तभी जाके इक्विटी का गोल जो है वो सक्सेस होगा। तो ये जो है हमारे 4 गोल्स हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। कौन कौन से गोल्स हैं, फटाफट बोलो। ग्रोथ रिलेटेड टू जीडीपी, modernization related to change in social outlook and adoption of new technology, सेल्फ रिलायंट डोमेस्टिकली प्रोडक्शन की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात करता है। और इसके पीछे की पॉलिसी जो सरकार की थी वो क्या पॉलिसी, क्यों आई है सेल्फ रिलायंट की पॉलिसी, बिकॉज ना तो हमें डिपेंडेंसी चाहिए ना तो हमें इंटरफेरेंस चाहिए। एंड फोर्थ है इक्विटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, कम से कम बेसिक नीड्स जो हैं वो तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए, और जो हमारा गैप आ रहा है इनकम इनइक्वालिटीज़ का वो रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 गोल्स आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट चलते हैं अब हम पॉलिसी ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये देखा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट है, बैकवर्ड है। तो अब सरकार को, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया का पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, तो इसके लिए तो कुछ न कुछ पॉलिसी लानी ही पड़ेगी। और ये आप लोगों को पता होनी ही चाहिए कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आई है। तो यहाँ पर जो है वो आपका 2 पॉइंट है, लैंड रिफॉर्म्स एंड दूसरा है तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी पॉलिसी लेकर के आई हैं, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लैंड रिफॉर्म्स को पहले समझते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या करा सरकार ने, सबसे पहले क्या थी हमारी ज़मींदारी सिस्टम थी। ठीक है, उस ज़मींदारी सिस्टम को क्या करा, एबॉलिश्ड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करा, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जितने भी इंटरमीडियरीज थे उसको खारिज कर दिया, एबॉलिश्ड कर दिया। तो उसके अंदर क्या करा, लैंड टू द टीलर, लैंड को जो है वो किसको कर दिया, टू द टीलर। टीलर कौन है, एक्चुअल कल्टीवेटर। जो एक्चुअल कल्टीवेटर होगा उसको ज़मीन दे दी जाएगी, क्योंकि अगर सरकार कोई भी इंसेंटिव देगा एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो टीलर है, जो एक्चुअल कल्टीवेटर है, वो उस इंसेंटिव्स को एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लगाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ऑटोमेटिकली हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो लैंड टू द टीलर वो ऑब्जेक्टिव था एबॉलिशन के पीछे। इंसेंटिव किसको मिले, एक्चुअल टीलर को, और इसकी वजह से एक्चुअल टीलर उसको एग्रीकल्चर में लगाने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है वो कौन सी आई है, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अंदर सब पॉइंट हमारे क्या हैं कि हमारा क्या करा गया है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और दूसरा लैंड सीलिंग कर दी गई। नाउ लैंड सीलिंग का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने आफ्टर अ सर्टेन लिमिट जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड होगी वो किसके पास चली जाएगी, सरकार के पास चली जाएगी। और सरकार उस ज़मीन का क्या करेगा, सरकार उस ज़मीन को जो लैंडलेस लेबरर है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सबसे पहले तो लैंड सीलिंग क्या मतलब क्या है, आफ्टर अ स्पेसिफाइड लिमिट लैंड विल बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ये लैंड सीलिंग करने के पीछे एम क्या था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने क्यों करा ये, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहते थे कि जो ज़मीन है उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उसकी जो कस्टडी है वो फ्यू हैंड्स में रहें। तो वो चाह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि हमारा इक्विटी का गोल भी फुलफिल हो। तो इस वजह से लैंड सीलिंग लगाई दी गई। आफ्टर अ स्पेसिफाइड लिमिट उस ज़मीन को आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, गवर्नमेंट उस ज़मीन को लैंडलेस लेबरर को दे देंगे। तो ये हमारा लैंड सीलिंग के बारे में है। तो अगर मेरी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर के आया है, लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म को आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। और कौन सी पॉलिसी लेकर के आए, ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन देखो हम सबको पता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ब्लैंक है इसके बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है मॉडर्नाइजेशन करना है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, पेस्टिसाइड्स एंड
फर्टिलाइज़र्स, इन सब को यूज़ करके हम हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको सरप्लस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केटेबल सरप्लस होगा आप उसको मार्केट में सेल करोगे तो फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कह रहा है? यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड प्रॉपर इरिगेशन। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी सरकार के थ्रू आई है किसके बारे में? टूवर्ड्स दी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो कौन कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई हैं? लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या आया है? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है ना कि एक्सप्लेन करो पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर या ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स, तो ये दोनों ही समझानी है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, बट अगर सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है कि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स में क्या करा, तो ये जो पॉइंट है आपको दो, एबॉलिशन एंड लैंड सीलिंग, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगी चीज़ें। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है वो दो फेजेस हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेज़ में आया है। फेज़ 1 जो है वो मिड 60s-70s का है एंड फेज़ 2 जो है वो 70s-80s का है। तो बेसिकली ये फेजेस में क्या हुआ है, जो फर्स्ट फेज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो किसको हुआ है? वीट ग्रोइंग रीजन को हुआ है। अब हमारे वीट ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु को। ठीक है, एंड जो हमारा सेकेंड फेज़ है मिड 70s-80s का, वहाँ पर वीट के अलावा भी अदर क्रॉप्स को जो है वो बेनिफिट हुआ है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ही बात है। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड एडवांटेजेस के ऊपर और उसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास 3 पॉइंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे फर्स्ट बेनिफिट हमें क्या हुआ है? अटेनेबल मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या हो जाता है कि जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई है वो सरप्लस अमाउंट में हुई है, अपने सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी इतना प्रोडक्टिविटी है कि हम उसको मार्केट में जाकर के सेल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्लस प्रोडक्शन आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन हम मार्केट में जाकर के सोल्ड कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट हमें क्या हुआ है? बफर स्टॉक। गवर्नमेंट क्या करती हैं, जब भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़्यादा होता है तो उसको प्रोक्योर कर लेती हैं, ख़रीद लेती हैं और उसके बाद जो है वो उसको स्टोर कर देती हैं एज अ बफर स्टॉक। और जब उसकी कमी मार्केट में होती है, उसकी डेफिशिएंसी आती है, सप्लाई कम हो जाती है मार्केट के अंदर, उस टाइम में उस स्टॉक को वो रिलीज़ करती हैं। तो ये बफर स्टॉक का बेनिफिट भी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से देखने को मिला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बेनिफिट इसका किसको हुआ है? लोअर इनकम ग्रुप को। कैसे हुआ है? अब देखो तुम लोग सबको पता है इतना तो कि जब मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस मात्रा में होने की वजह से मार्केट के अंदर जो है वो उस प्रोडक्शन की क्या हो गई? सप्लाई बढ़ गई और सप्लाई बढ़ने की वजह से रेट कम हो गए और इसका बेनिफिट जो है वो किसको हुआ? मिडिल क्लास को, लो इनकम ग्रुप को हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो है वो 3 पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट से रिलेटेड। तो इतना ही पॉइंट है, इतने ही आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो 2 ही डिसएडवांटेजेस है ग्रीन रेवोल्यूशन का। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कि यहाँ पर जो हमारे HYV सीड्स हैं वो हाईली प्रोन टू पेस्ट अटैक है। तो ये हमारा जो है वो सबसे पहला डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज़। तो देखो अब ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर बेनिफिट लेना है तो उसके लिए हमें जो है वो क्या चीज़ों की ज़रूरत है? HYV सीड्स चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स चाहिए। तो जो हमारे फार्मर्स है, जो प्रॉस्परस फार्मर है, वो तो इसका बेनिफिट ले लेंगे, अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर लेंगे और वहाँ से जो है वो प्रॉस्परस भी हो जाएंगे। बट जो हमारे पुअर एंड मिडिल क्लास फार्मर है उसके लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक्सपेंसिव होने की वजह से वो उसका इतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये गैप हमें जो है वो प्रॉस्परस फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स के बीच में बढ़ता हुआ दिखेगा। इस वजह से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज़। तो ये सब कुछ आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में समझा रखा है, तो ये आप ले लेना मेरी टेलीग्राम चैनल पे जा कर के। और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं।
चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। तो अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सब्सिडी क्या करता है, सबसे पहले गवर्नमेंट जो है जितने भी इनपुट्स हैं उसको कंसेशनल रेट्स के ऊपर फार्मर्स को अवेलेबल करवाता है। तो उसको हम कहते हैं सब्सिडाइज रेट के ऊपर इनपुट्स को अवेलेबल करवाना, मतलब कंसेशनल रेट्स के ऊपर, कम रेट के ऊपर फार्मर्स को वो सारे इनपुट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए या ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है उसको अवेलेबल करवाना। ठीक है, सब्सिडी का मतलब यही हो जाता है। तो बेसिकली शॉर्ट में चले तो सब्सिडी का मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हुई है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। तो सब्सिडी के फेवर में बात क्या हुई है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है बहुत रिस्की बिजनेस है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर सब्सिडी तो मिलनी ही चाहिए बिकॉज विदाउट सब्सिडी यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है। नेक्स्ट कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो है वो कैसे हैं, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर है जो विदाउट सब्सिडी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो सब्सिडी मिलनी चाहिए। तीसरा कह रहा है रिस्क ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज़, कि अगर सब्सिडी नहीं दी गई तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, इनकम इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रॉस्परस फार्मर हैं वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट यूज़ कर लेंगे, उठा लेंगे, अपना सरप्लस प्रोडक्शन कर लेंगे, मार्केट में जाके सेल भी कर लेंगे, इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट जो पुअर फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, वो विदाउट सब्सिडी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट यूज़ नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज़ देखनी मिलेगी जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए सब्सिडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इन फेवर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट हुई है अगेंस्ट सब्सिडी। तो क्या आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट के लिए, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो सब्सिडी है वो जो हमारा टारगेट ग्रुप है पुअर एंड मार्जिनल फार्मर उनको तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इसका बेनिफिट ले रही है, प्रॉस्परस फार्मर्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमें सब्सिडी को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर एक और आ जाता है फिस्कल बर्डन। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में ये भी हुआ है कि ये जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उससे ही सरकार जो है वो सब्सिडी देगी ना, तो यहाँ पर सब्सिडी देने की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, फिस्कल बर्डन इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से भी जो है वो सब्सिडी कम करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारे हो गए पॉइंट्स किसके, अगेंस्ट के, ये हो गए इन फेवर। तो आपको दोनों ही पॉइंट पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो इसको अच्छे से करके जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सब्सिडी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या आ जाता है, सब्सिडीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस बट आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। Do you agree that granting subsidies justify the statement of social justice? तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पे बर्डन तो हो रहा है, बट अगर हम पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स को देखें, अगर उनको नहीं मिलेगी सब्सिडी तब भी जो है वो मुश्किल है काम करना उन लोगों के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट लेना, तो उनको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ दैट के गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है। तो ये यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सब्सिडी देना सोशल जस्टिस है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो आप यही लिखोगे कि येस, गवर्नमेंट प्रोवाइड मैसिव सब्सिडी टू फार्मर्स एंड फार्मर गेट इनपुट्स एट प्राइजेस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो सब्सिडी का मतलब यही है कि जो मार्केट के प्राइस है उससे कम प्राइस के ऊपर आपको एग्रीकल्चरल इनपुट्स अवेलेबल करवा देती है गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सब्सिडीज़ देना क्यों ज़रूरी है, तो इसके अंदर आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो इसके फेवर में बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये आंसर रेडी हो जाएगा। तो जब भी तुमको क्वेश्चन दिखता है वहाँ पर जो सब्सिडी से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट के फाइनेंसिस के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है, वो लाइन आ रही हैं, तो यही आंसर आपको लिखना है। ठीक है, और डिबेट से रिलेटेड है तो फेवर में एंड अगेंस्ट के पॉइंट्स आपको लिख करके आने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
देखो एक ये MCQ का क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो हमने लैंड रिफॉर्म्स करे थे ना, तो लैंड रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स कहाँ पर हुआ था, केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 2 स्टेट है जहाँ पर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुली अप्लाइड हुई थी, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अभी तक हम जितना भी कर रहे थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई उसके बारे में बात कर ली, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। देन उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देन हमने देख लिया सब्सिडी जो है उसका मतलब क्या है और सब्सिडी जो है वो देनी क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में। सब्सिडी के लिए डिबेट हुई थी जो उसके फेवर में और अगेंस्ट में, वो भी कर ली हमने। सब्सिडी गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को इंक्रीज कर रहा है फिर भी देनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्री की तरफ। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में देखा कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पर हम प्रॉस्पर कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट के अंदर, वो तो ब्रिटिशर्स ने आकर के कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं थी। तो यहाँ से गवर्नमेंट को चैलेंज है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करा जाए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने मेजर रोल, डोमिनेंट रोल किसको दिया, पब्लिक सेक्टर को दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है आपका, वाई पब्लिक सेक्टर हैज़ गिवन मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, के इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लेकर के आनी है, तो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को ही क्यों मेजर रोल दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, क्यों दिया पब्लिक सेक्टर को। सबसे फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास उतना कैपिटल ना हो जितना कि एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगेगा, इस वजह से पब्लिक सेक्टर को इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, मेजर रोल दिया गया है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। और उस टाइम पे हमारे पास जो है कौन सी इंडस्ट्री थी, सिर्फ टाटा एंड बिरलास ही इंटरप्रेन्योर्स थे हमारे पास, इसके अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंटरप्रेन्योर थे नहीं। तो इस वजह से भी ये है कि हो सकता है कि इनके पास इतना पैसा ना हो जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। ठीक है, सेकेंड रीज़न जो है वो किसका है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। लैक ऑफ इंसेंटिव्स का क्या मतलब हो जाता है, देखो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पर उसको मार्केट बड़ी नहीं दिखेगी। अगर मार्केट बड़ी नहीं दिखेगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो इस वजह से भी पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग, इतना बड़ा मार्केट था नहीं। डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ लो, क्योंकि मार्केट बड़ा नहीं है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड नो इनकरेजमेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो कभी भी ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर डिमांड कम है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से भी मेजर रोल जो है वो किसको दिया गया है, पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, सोशल वेलफेयर करना है ना। तो ऑब्जेक्टिव अगर सोशल वेलफेयर है तो प्राइवेट सेक्टर तो कभी भी सोशल वेलफेयर की बात नहीं करता है, वो तो बात करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो इसी वजह से भी जो है पब्लिक सेक्टर को जो है वो मेजर रोल दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो जब भी तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सेक्टर को ही मेजर रोल या डोमिनेंट रोल क्यों दिया गया, तो ये 3 पॉइंट आपको लिख करके आने हैं। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे। चलो, तो अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में। आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाता है, IPR 1956 को एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय IPR 1956। तो ये जितनी भी चीज़ें बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है आपको ये सब कुछ लिख करके आना है उस आंसर के लिए। तो सबसे पहले जो IPR 1956 आया
वो किस लिए बनाया गया? तो जितने भी हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए, उनके प्रोसीजर्स बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, प्रिंसिपल्स बनाने के लिए IPR 1956 को इंट्रोड्यूस करा गया है। तो इसका आंसर आपका ये रहा, ठीक है, क्यों बनाया गया। देन अगर बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की, तो हमारी 2 ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, एक आई है 1948 में और दूसरी आई है 1956 में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आई? 30 अप्रैल 1956 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से हमारी पॉलिसी 48 से चेंज होकर के कितनी हो गई? 1956 हो गई। ये जो है बेस बना है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए, जो हमारा IPR 1956 है, इट इज़ अ बेस फॉर सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो यहाँ से इंटरनली आपके यहाँ पर ये MCQ का क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस जो है वो हमारी IPR 1956 बनी है, ठीक है। एंड जो ये हमारी IPR 1956 है वो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फर्स्ट कौन सी है? 1948। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन करोगे? एम्फसाइज्ड ऑन एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जो हमारी IPR 1956 है उसने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज्ड किसको दिया है? पब्लिक सेक्टर के एक्सपांशन को, ठीक है। देन IPR 1956 ने इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया है, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। तो अब आप बात करते हैं शेड्यूल A के अंदर आपको क्या लिख करके आना है। शेड्यूल A कह रहा है एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन्ड। क्या होगी ये? एक्सक्लूसिवली। इसको कंट्रोल कौन करेगा? शेड्यूल A की इंडस्ट्रीज़ को स्टेट कंट्रोल करेगी। ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं? 17 इंडस्ट्री। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शेड्यूल A के अंदर आती हैं? आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ऑटोमिक एनर्जी, हैवी कोर इंडस्ट्री, रेलवे, शिपिंग, एयरक्राफ्ट एंड ऑयल, ये सब शेड्यूल A की है। शेड्यूल B जो है वो क्या कह रहा है? प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, ठीक है। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट जो है वो क्या करेगा? इनिशिएटिव लेगा इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर स्टेट के इनिशिएटिव को क्या करेगा? सप्लीमेंट करेगा, ठीक है, शेड्यूल B के अंदर। और शेड्यूल B में ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं? 12 इंडस्ट्रीज़ है। देन कौन कौन सी? माइनिंग, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड फर्टिलाइजर्स आ जाती है हमारी शेड्यूल B के अंदर। देन बच जाता है हमारा शेड्यूल C। तो शेड्यूल C के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं? जो कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी गई है। तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कैसे करेगा? स्टेट जो है वो इसको क्या करेगी? इनकरेज करेगी। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं शेड्यूल C के अंदर, बट उसको क्या करेगी? कंट्रोल करेगी प्राइवेट सेक्टर्स को थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन करो IPR 1956, तो उसके अंदर सबसे पहले तो इसका मीनिंग कि ये क्यों लाई गई है, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आई हैं, और 1948 को हमें क्यों चेंज करना पड़ा? ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से। IPR 1956 जो है उसको सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कही जाती है। देन IPR 1956 बेस बना है सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए। IPR 1956 ने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज दिया है पब्लिक सेक्टर के एक्सपांशन के लिए। IPR 1956 ने इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 शेड्यूल के अंदर, A, B एंड C। A कह रहा है एक्सक्लूसिवली उसका स्टेट ओन रहेगा, B कह रहा है प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन रहेगा, और C कह रहा है कंप्लीट जो बची कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो सारी किसके पास चली जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के पास, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू IPR 1956। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा, यहाँ से कर लो, और ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के ले लो। अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के ऊपर, क्योंकि जो शेड्यूल C है उसमें हमने देखा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है शेड्यूल C की वो प्राइवेट सेक्टर ओन करेगी, बट प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसेंसिंग के ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, लाइसेंस राज के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंस? सबसे पहले तो लाइसेंस का मतलब क्या है? तो अगर गवर्नमेंट से आपको कोई भी परमिशन लेनी पड़े, रिटर्न फॉर्म में लेनी पड़े, तो वो क्या है? आपका लाइसेंस सिस्टम। रिटर्न परमिशन गिवन बाय गवर्नमेंट इज नोन एज द लाइसेंस। अब यहाँ पे एज पर इंडस्ट्रियल एक्ट
1951 गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस इशू करेगा। किन किन चीज़ों के लिए लाइसेंस इशू करेगा? अगर आपको कोई न्यू इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना है, आपको लाइसेंस चाहिए। आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, अगर उसको एक्सपांशन करनी है तो भी आपको लाइसेंसिंग चाहिए, ठीक है। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री करना है, वन लाइन से मल्टी लाइन प्रोडक्ट के अंदर भी अगर आपको जाना है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के लिए तो लाइसेंस मस्ट है। न्यू इंडस्ट्री ओपन करो, लाइसेंस चाहिए। एक्सपांशन करना है, लाइसेंस चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करना है, लाइसेंस चाहिए। तो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। तो ये कह रहा है कि जो लाइसेंस है, अगर आप इंडस्ट्री को ओपन कर रहे हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के अंदर, तो लाइसेंस लेना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज सरकार का एक एम है रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करना, है ना। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री ऐसे बैकवर्ड एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री ओपन कर रहा है तो वहाँ पर सरकार जो है वो इसको लाइसेंस क्विक इशू कर देगी, ठीक है। इन एडिशन उसको और भी बेनिफिट देगी, जैसे कि टैक्स में बेनिफिट दे देगी, लोअर टैरिफ कंसेशनल रेट दे देगी। तो ये क्यों? क्योंकि इंकरेज कर रही हैं कि आप ऐसी जगह, ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री ओपन करोगे तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि सरकार यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहो या लाइसेंस राज कहो। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर लाइसेंस राज को लेकर के रेडी हो गया है, जहाँ पर आपको लाइसेंस का मीनिंग समझाना है, लाइसेंस हमें कौन कौन सी चीज़ों के लिए चाहिए उसको समझाना है, कहाँ पर लाइसेंस लेना इजी हो जाएगा और उससे और बेनिफिट क्या मिलेंगे, और क्यों सरकार ऐसे बेनिफिट दे रही है वहाँ पर, क्योंकि सरकार का एम क्या है? टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। क्लियर हो गया तुम्हारा? चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है किसको? SSI को, ठीक है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर जो कार्वे कमेटी थी 1955 में, कौन सी कमेटी? कार्वे कमेटी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी, उसने रिकॉग्नाइज करा नीड फॉर SSI। तो कार्वे कमेटी ने ये कहा कि अगर हमें रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना है तो हमें जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लाना पड़ेगा। कौन से ईयर में ये हुआ है? 1955 में। किसने रेकमेंड करा है? कार्वे कमेटी ने। तो यहाँ से आपका ये MCQ का क्वेश्चन बनता है कि किसने रिकॉग्नाइज करा SSI की नीड को? कार्वे कमेटी 1955 में। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि ये SSI है? तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो अब क्या हो गई है? 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये तुम्हारी SSI से रिलेटेड है। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स SSI के क्या है कि अगर SSI आएगी तो इसका क्या बेनिफिट होगा? सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि SSI जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करता है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या जनरेट करेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और दूसरा क्या है? नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। SSI को हमें जितने बड़े बड़े फॉर्म्स है उससे क्या करना पड़ेगा? बचा के रखना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज बिग फर्म जो है वो SSI को बढ़ने नहीं देंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? SSI को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करे हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि जो SSI प्रोड्यूस करेगा वो बिग फर्म नहीं करेगा। सरकार जो है वो यहाँ पर SSI की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए जो प्रोडक्ट SSI बना सकती हैं वो फिर बिग फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके लिए SSI को क्या दे देगा? रिजर्वेशन, ठीक है। दूसरा, वेरियस कंसेशन प्रोवाइड कर देगा गवर्नमेंट SSI को, वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देगा। तो इस वजह से जो है वो SSI को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू SSI। SSI को किसने रिकमेंड करा? कार्वे कमेटी ने। कौन से ईयर में रिकमेंड करा? 1955 में। SSI को रिकमेंड करने के पीछे रीज़न क्या था कि हमें जो है वो रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट करना है। SSI की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 करोड़ रुपीज़। SSI के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा और SSI को जो है वो हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा
किससे? बिग फर्म से। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर दिया एंड वेरियस कंसेशन प्रोवाइड करा, ठीक है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू SSI। अगर SSI पे क्वेश्चन आता है तो यही आपको लिख करके आना है, ठीक है। और अगर SSI को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा तो उसके लिए आपको ये पॉइंट लिख के आना है। चलो गुड। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है? जो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करा? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहो या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहो। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी किसको कहते हैं, ठीक है। तो फटाफट समझ लेते हैं। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि जितने भी गुड्स हैं हमें उसको इम्पोर्ट नहीं करना है, हमें डोमेस्टिकली उसकी प्रोडक्शन करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके उसका प्रोडक्शन करना है। इम्पोर्ट को कम्प्लीटली डिस्करेज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कह रहा है पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो और बाहर से कुछ भी मत मंगवाओ। एम क्या है? क्यों इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही हैं? एम ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं गवर्नमेंट फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि अभी हम फॉरेन कंपटीशन को फेस करने की पोजीशन में नहीं हैं। इस वजह से भी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी के पीछे? तो ऑब्जेक्टिव हमारे दो है कि हमें जो है वो क्या सेव करना है? प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमें जो है वो उसके लिए पे उनकी करेंसी में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बाहर चला जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। इस वजह से भी हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को लाना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो हमारे प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सकें। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें क्या अचीव करना है? सेल्फ रिलायंस। हमारा गोल भी तो है ना सेल्फ रिलायंस का। तो सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। हमें डिपेंडेंसी नहीं रखनी है फॉरेन कंट्री के ऊपर, ना ही उनको हमारी कंट्री में इंटरफियर करने देना है। तो इस वजह से भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो इम्पोर्ट की हम रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं ना, तो इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कैसे करा गया? कोटा एंड टैरिफ लगा करके। कैसे रिस्ट्रिक्ट करा गया? टैरिफ एंड कोटा इंट्रोड्यूस करके। अब टैरिफ का क्या मतलब है? हाई टैक्स रेट लगा दिया गया इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी जो कमोडिटी है वो क्या हो गई? एक्सपेंसिव हो गई, और एक्सपेंसिव होने की वजह से वो डिस्करेज हो गई, ठीक है। और कोटा किसकी बात करता है? फिक्स्ड क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने कहा आप मैक्सिमम इतनी ही क्वांटिटी को जो है वो मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते हैं। तो टैरिफ एंड कोटा को इंट्रोड्यूस करा गया टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं रीजंस फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अगर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाई गई, कारण क्या था उसका? रीज़न ये था कि अभी जो है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉरेन कंपटीशन को फेस करने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरा हमारे पास मेजर रीज़न था कि हमें रिस्क था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ड्रेन हो जाएगा। इसकी वजह से भी हमने जो है वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को अपनाया है। तो जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, तो उसके अंदर ये जितने भी पॉइंट है उसको आपको लिखना है, मीनिंग लिखना है, क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था, इंपोर्ट को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा गया, क्या यूज़ करा गया, कोटा एंड टैरिफ को यूज़ करा गया, रीजंस क्या थे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करने के पीछे। तो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है हमारा कि क्रिटिकली अप्रेजल आप करो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, ठीक है। क्रिटिकली अप्रेजल का मतलब होता है कि जितना भी अभी हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए देखा है, IPR 1956 ने क्या करा है इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो उससे हमें क्या बेनिफिट देखने को मिला है, ठीक है। तो वो क्रिटिकली एग्जामिन करने वाला क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है। तो ये लॉन्ग आंसर में आएगा, ठीक है। तो क्रिटिकली अप्रेजल की बात करें तो हमें क्या देखने को मिला कि देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है मतलब प्रोडक्शन भी हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है मतलब हमारी कंट्री की क्या बढ़ी है? GDP,
ठीक है, ये हमने सबसे पहले देखा। दूसरा, वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री जो है, इंजीनियर गुड्स इंडस्ट्री कहो या वाइडर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहो, वो हमें देखने को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट एसएसआई हमने ओपन करी है, तो एसएसआई ने अपॉर्चुनिटी दी है टू द पीपल विथ स्मॉल कैपिटल जो कि अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, और एसएसआई ने जो है वो हेल्प किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। ठीक है, प्रमोट करा है ग्रोथ एंड इक्विटी को। तो ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पढ़े हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर बात, ये तो हो गई इसके पॉजिटिव की बात कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट जब हमने करा तो हमारी जीडीपी बढ़ती हुई दिखी। एसएसआई जो है उसकी वजह से जो है वो स्मॉल कैपिटल वाले एंटरप्रेन्योर भी जो है वो आगे आए हैं। ठीक है, एसएसआई ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करी है। देन हमारे कंट्री के अंदर वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई हैं, इंजीनियर गुड्स से लेकर के कंज्यूमर गुड्स तक। ठीक है, बट अगर बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट तो हुआ है, बट साथ ही साथ हमने जो है स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो बेस नहीं बना पाए हैं। क्यों नहीं बना पाए हम स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर? क्योंकि हमने कौन सी पॉलिसी को ऑप्ट कर लिया है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, जिसने एक्सपोर्ट सेक्टर को बनाने ही नहीं दिया, क्योंकि हम सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते रह गए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सेफगार्ड करते रह गए, तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा नहीं बना है। ये इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉबैक टू अचीव, ड्रॉबैक्स के अंदर फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हम नहीं बना पाए क्योंकि ना हमने कंपटीशन को आने दिया, ना ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उस तरीके से ट्रेन करा कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनाएं। तो ये जो है वो मेजर ड्रॉबैक हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और बात आती है लाइसेंसिंग पॉलिसी की, क्योंकि जो शेड्यूल सी है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो लाइसेंस राज के थ्रू कंट्रोल कर रहा है स्टेट। तो ये एक्सेसिव लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं कर पाया जितना कि सोचा था। तो एक्सेसिव रेगुलेशन क्रिएटेड प्रॉब्लम। क्या हो गया, लाइसेंस का सबसे पहले तो मिसयूज़ देखने को मिला, और दूसरा लाइसेंस बनवाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये जो है वो इसके ड्रॉबैक्स के अंदर आ जाता है। तो ये अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट की, क्रिटिकली अप्रेजल की, तो पॉजिटिव के साथ साथ हमें कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये सारा चीज़ जितना भी लिखा हुआ है ना, आपने इतना कर लिया और इतने अच्छे से नोट्स को रिवाइज कर लिया ना, आपको इसके बाहर कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आप लोगों की, कि ये नोट्स भी मैं आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँगी। तो इसके लिए जल्दी से वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स का, उसका वन शॉर्ट सीरीज़ जो है वो हो गया है। और इतनी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत है, काफ़ी है। अच्छे से जल्द सारे जितने भी मैं वन शॉट डाल रही हूँ उसको अच्छे से देख लो, कर लो, नोट्स टेलीग्राम से ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।